औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर वाइज उन पॉइंट्स को एक मरतबा गो थ्रू करने जा रहे हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। यानी ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद एग्जाम में जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा तो ये वर्डिंग आपके जहन में इंशाल्लाह घूम रही होगी और आप करेक्ट आंसर लगा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। और चैप्टर 11 की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ये बहुत मुमकिन है कि आपको टेम्परेचर कन्वर्जेंस पूछी जाए। ये मुमकिन है कि आपसे पूछा जाए कि थर्मल एक्सपेंशन किसमें होती है और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसमें होती है। तो याद रखना, सॉलिड में बेटा आपके पास होती है थर्मल एक्सपेंशन और लिक्विड्स और गैसेस में आपके पास होती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आपको वैल्यू ऑफ आर याद होनी चाहिए। आर की क्या वैल्यू है आपको ये पता होना चाहिए कि बायोमेटालिक स्ट्रिप बेसिकली किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो ये फॉलो करता है बेटा हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन को। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर हम आते हैं। याद रहिएगा, आपके पास दो तरह की हीट कैपेसिटी होती है, एक हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या डिफरेंस है सर? इनमें फर्क ये है कि अगर हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की तो उसमें मास कंसिडर नहीं किया जाता फॉर्मूला में, लेकिन अगर बात की जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो उसमें मास भी कंसीडर किया जाता है फॉर्मूला में। फिर याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन पूछी जाती है। आइसोबैरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। तो हीट ट्रांसफर और वर्क डन दोनों नॉन जीरो हैं। और आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, जिसमें हम कहते हैं कि वर्क डन आपके पास जीरो है। ये मुख्तलिफ एमसीक्यूज में रोटेट करके इन बातों को पूछा जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है। ये सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैव नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? तो जवाब होगा आइसोथर्मल। फिर बेटा हमारे पास एडियाबैटिक, हम कहते हैं नो हीट फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम। ये भी अक्सर 10 ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा सिस्टम है जिसमें हीट फ्लो नहीं होती। तो जवाब क्या होगा सर? इट इज एडियाबैटिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी मशीन है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जवाब होगा हीट इंजन। ये भी याद रखिएगा कि हीट इंजन में आपके पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है उसमें हाई टेम्परेचर किसका होता है, लो किसका होता है? तो फर्नेंस का हाई टेम्परेचर होता है और कंडेंसर का लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो आपने याद की हुई होती है थ्योरी के लिए अपनी, फॉर्मूला आपको याद रखना होता है 1 - T2 अपॉन T1। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो चैप्टर 11 को हमने नटशेल में ले लिया था इस वक्त। आइए चैप्टर 12 की तरफ जाते हैं। यानी ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप पेपर में कोई इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे और आपके सारे एमसीक्यूज ठीक होंगे। चैप्टर 12 में कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के बारे में क्या कहा जाता है सर? इट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन लोकलाइज्ड चार्जेस। ये पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ इज बेसिकली अप्लाइड ऑन, फिर ऑप्शन आते हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो आपको ये बात अब याद रहेगी कि किसके बराबर है? क्वांटिटेटिव है ये। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है सर? कूलम। वैल्यू ऑफ के आपको याद है 9 एक्सपोनेंट 9। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर अ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस बिटवीन चार्जेस इज लेस। ये एमसीक्यूज में आता है। लास्ट वाली लाइन हटा दी जाती है और पूछा जाता है कि किसके इक्विवेलेंट होगा। तो हम यहां बताएंगे कि सर ये कम होता है उससे। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है? तो सर इट इज 6.25 एक्सपोनेंट 18 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। और डिफाइन कैसे करते हैं सर? इट इज द फोर्स विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस, जब उसे किसी चार्ज के पास लेकर जाया जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है सर? ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये पूछा जाता है पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर प्रोडक्ट? तो जवाब क्या देंगे सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें हमारे जहनों में बैठी रहेंगी। अब ये वाला जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं गॉसेस लॉ के साथ इसका ताल्लुक बनता है। फ्लक्स इज पॉजिटिव व्हेन एंगल इज लेस देन 90। फ्लक्स इज जीरो व्हेन एंगल इज 90। फ्लक्स इज नेगेटिव व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90। फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज जीरो। तो अब इसको यूं याद रखिए कि जब आपके पास 90 का एंगल है तो फ्लक्स जीरो बन रहा है, जीरो का एंगल है तो फ्लक्स मैक्सिमम बन रहा है। फ्लक्स आप
90 से कम पर पॉजिटिव ले रहे हैं और फ्लक्स आप 90 से ज्यादा पर नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। सवाल इस तरह आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिट ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपको सारे यूनिट्स आने चाहिए। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है सर? साइज पे भी डिपेंड कर रही है, शेप पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है 1 फैराड किसके बराबर है, तो वैसे फॉर्मूला आपको याद होगा अगर, तो उस फॉर्मूला से भी आप मालूम कर सकते हैं Q इक्वल टू CV होता है ना, तो V डिवाइड कर दें Q से, यानी कूलम पर वोल्ट कर दें, तो वो किसके बराबर होगा? वो फैराड के बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 13। चैप्टर 13 में हम कहते हैं कि वो सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, दीज आर कंसिडर्ड एज बेस्ट कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? Q अपॉन T। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी जाती है, में मैं देख रहा था, पूछा गया था कि द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड करंट इन ओहम्स लॉ इज। ये कैसे पता लगाएंगे सर? देखो, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके ग्राफ कर्व आते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन इनवर्सली है? जो एक लाइन में आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो अपॉन में आता है वो इनवर्सली है। तो V और I कैसे आ रहे हैं? एक लाइन में आ रहे हैं, तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। आपको इसी तरह से सोचना होगा सवालों को, यूं समझना कि मैं आपको एग्जाम में सवाल पढ़ के सुना रहा हूं तो आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। Ohm's law is valid only for metallic resistance at a given temperature। ये बेटा इसकी लिमिटेशन है, तो पेपर में पूछ सकता है Ohm's law is applicable when, ऑप्शन दे देगा when there is non metal, ऑप्शन देगा when there is metalloid, तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना होगा कि it is only valid for the metallic resistance। Resistance is directly proportional to the length of conductor। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पेपर में सवाल आता है कि किसी लेंथ की वायर को डबल कर दिया है या हाफ कर दिया है तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सर हम कहते हैं कि अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, अगर उसको हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। थिक वायर हैव लेस रेजिस्टेंस, यानी जितनी मोटी वायर होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, तो एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। कैसा प्रोपोर्शनल हो गया बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल। वुड है, डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं कंडीशन को आप, आयरन है डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं, कॉपर है डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं। यूनिट याद रखना, ये तो आपके एमकैट में भी पूछा गया है, इसके फौरन बाद हमने एमकैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ यहां मेंशन कर रहा हूं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट तो एमकैट में भी पूछा गया था, इट्स ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर, 10 ईयर में मुझे याद पड़ता है इसका एक एमसीक्यू आया हुआ था कि व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो सर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे रेजिस्टेंस भी क्या होती है? बढ़ती है। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल। इसका मतलब होगा जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा आपके पास रेजिस्टिविटी। अब ये कॉम्बिनेशन जरा याद रखिएगा, करंट सीरीज में सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होगा। ये हम बात कर रहे हैं रेजिस्टर्स की। रेजिस्टर्स की सीरीज में फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, कैपेसिटर में इसका उल्टा है, सीरीज में हो जाता है 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और उसमें मैं एक जुमला याद कराता हूं बच्चों को, PVS, पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो ये अगर आप लोग जुमला याद रख लेंगे PVS, तो आपको याद हो जाएगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो सीरीज में पे चार्ज सेम हो जाता है, उसमें न्यूमेरिकल में आपको बड़ी मदद मिलती है इससे। ये पावर के कुछ फॉर्मुलाज हैं जिसमें वो आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। पावर वर्क डन अपॉन टाइम भी है, पावर QE अपॉन T भी है, और पावर का एक फॉर्मूला है जिसको मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं VIP फॉर्मूला। तो ये देखो VIP फॉर्मूला है जिसमें VI बराबर है P के। इस तरह से चीजें आप अपने पास याद रख सकते हो। पावर का यूनिट याद रखना वाट है, और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट आवर बराबर है 36 एक्सपोनेंट 5 जूल के। आपकी पूरी किताब का निचोड़ मैंने कर दिया है इस वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख दिए हैं, यानी पूरी बुक कहां रिवाइज करोगे उससे पहले अगर इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक ऑटोमोबाइल का EMF 12 वोल्ट होता है, ये भी याद रखना है बेटा आप लोगों को। और आपको करंट फ्लो याद रखना है, ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये भी पूछा गया है 10 ईयर्स में, फॉर्मूला पूछा गया है इसका। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है? इस तरह के एमसीक्यूज ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आप 2 3 4 मरतबा अगर पढ़ोगे
तो आपको ये एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। अब देखो सवाल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड अपॉन, सर चार्ज पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है और इंडक्शन पे डिपेंड करती है। तो फॉर्मूला होता है F इजिकल टू क्यू वी बी। अब सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा सर, सीधा सीधा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर अब यहां पर याद रखना कि मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम बी कहते हैं उसका यूनिट टेस्ला है, ये भी पूछा जाता है पेपर में, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब नोट करते रहना अपने पास, और पेपर पे जाने से पहले मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एक मर्तबा वीडियो लेक्चर जरूर सुन लेना, ताकि कम वक्त में ज्यादा चीजें जहन में बैठे हैं आपके। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ बी, ये पूछा जाता है पेपर में। अब पेपर में क्या करता है, थोड़ा सा टिपिकल कर देता है सवाल को। यहां क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर, पेपर में कहता है 90 का एंगल, तो बात तो एक ही है ना, परपेंडिकुलर कहूं या 90 का एंगल कहूं बात तो एक हो जाएगी। तो आपको इस तरह से वो डॉच करता है। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर्मूला T इज इक्वल टू एफ बी, या फिर इसको हम बयान भी कहते हैं, मैं इसको बीना भी पढ़ता हूं अक्सर, BINA। तो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल बन जाता है बीना। तो वो पूछता है जी फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें याद आ जाता है कि अच्छा इसका जवाब तो बीना लिखना था। चैप्टर 15 के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाता हूं। कंस्ट्रक्शन पर सवाल पूछे गए हैं, पूरे 10 ईयर भरा पड़ा है इसमें। गैल्वानोमीटर क्यों इस्तेमाल होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट करने के लिए। किन किन चीजों से मिलकर बना है सर, यू शेप परमानेंट मैग्नेट है, फ्लैट कॉइल है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, पॉइंटर और स्केल है। ये तमाम चीजें गैल्वानोमीटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब एक मैंने ये चार्ट बना दिया, कुछ कौन सी चीज किसके इस्तेमाल के लिए, ये बहुत आया है पेपर में। तो एमीटर यूज हो रहा है भाई लार्ज करंट के लिए, वोल्ट मीटर यूज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मीटर ब्रिज इस्तेमाल हो रहा है अननोन रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा अलबत्ता ये आपके डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं होता है पेपर में, लेकिन ये सवाल आ जाता है पेपर में। पीओ बॉक्स, रेजिस्टेंस ऑफ टेलीग्राफ, ओहम मीटर क्विक मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, या ईएमएफ। ये सवाल आया पेपर में कि ईएमएफ किससे मेजर करता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ईएमएफ का तो नहीं पता था हमें, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का पता है, पोटेंशियोमीटर से ही आपको मालूम होता है। एवीओमीटर और यूनिवर्सल मीटर, यूनिवर्सल मीटर से आपने देखा घरों में भी एक स्विच होता है, उसको हम यूनिवर्सल स्विच कहते हैं, जिसमें 3 प्लग भी लगता है, 2 भी लगता है, हर तरह के स्विच लग रहे होते हैं। तो एवीओमीटर भी वही है जो सब कुछ मालूम करके दे रहा है आपको, एसी करंट भी मालूम करके दे रहा है, वोल्टेज भी मालूम करके दे रहा है। ठीक है, याद रहेंगे मेरी बच्चों ये तमाम चीजें आप लोगों को। अब आप अगले चैप्टर की तरफ ले जाता हूं। लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन किसने बताया, तो सर फैराडे ने बताया। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ये सवाल आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो उसमें आपको ये बात याद रहे कि स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस में। मैक्सवेल प्रपोज द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्वेश्चन आता है, हु प्रपोज दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जवाब होगा मैक्सवेल प्रपोज दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑडिबल साउंड की रेंज आ जाती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A आर सेमीकंडक्टर, ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से मेंबर सेमीकंडक्टर्स हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। डोप का मतलब होता है बेटा मिक्सिंग करना, तो डोपिंग मीन एडिशन ऑफ एनी इंप्यूरिटी। बाहर से कोई चीज अगर आप मिक्स करोगे तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, डोपिंग का नाम दे देते हैं। 2 तरह की डोपिंग है, डोनर और एक्सेप्टर। एक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा और एक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन और लेगा कौन, हम कहते हैं सर जो हायर एटॉमिक नंबर्स होंगे अगर उनको आप मिक्स करते हैं, जैसे 5A के मेंबर, तो वो डोनर कहलाएंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। और अगर 3A के मेंबर हैं तो वो एक्सेप्टर कहलाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, 5A के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो डोनर बन गए। 3A के पास कम इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो एक्सेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि कौन सा डिवाइस किसको किसमें कन्वर्ट करता है, वो भी यहां पर मैंने लिख दिया था। डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर, ये अक्सर पूछा जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड को हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। और एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, गिफ्ट ऑफ द विजिबल लाइट व्हेन इट इज एनर्जाइज। जो घर में एलईडी लाइट बल्ब्स लगे हुए होते हैं, ये उनका जिक्र किया जा रहा है यहां पर। सोलर सेल इज अ फोटोडायोड सेल दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द energy from sunlight. Selenium and silicon are used material for the solar cells.
ये सब जहन में रखना है आप लोगों को। सोलेनियम सिलिकॉन, वैसे ऐसे याद कराता हूं बच्चों को कि सोलेनियम भी एस से, सिलिकॉन भी एस से और सोलर सेल भी एस से, तो तीनों एस से हैं तो आपको याद हो जाएंगे जल्दी। कमर्शियल सिलिकॉन सोलर सेल हैव हाई स्टेबिलिटी इन कन्वर्जन रेट अप्रोक्सीमेटली 14%। ये सारी बातें हमारी किताब में लिखी हुई है, कभी कभार रीड करते हुए मिस हो जाता है, लेकिन इस तरह के वीडियो लेक्चर्स का फिर फायदा यही होता है कि चीजें मिस नहीं होती हैं आपकी। ट्रांजिस्टर क्या है? एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। फर्स्ट डिवाइस को हम नाम देते हैं बीजीटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये पूछा गया पेपर में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीजीटी। एम्पलीफायर क्या है सर? एम्पलीफायर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है वीक सिग्नल्स की। पूरी फिजिक्स समझे, हम रिकॉल कर रहे हैं अपनी। चैप्टर 17 पर आते हैं। When a photon strikes to a heavy nucleus, it disintegrates and produces a pair of an electron and positron. जब फोटोन स्ट्राइक करता है न्यूक्लियस पे तो क्या क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। द फ्रेम रेफरेंस दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और इज इट एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शियल इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम जवाब देंगे सर ऐसा रेफरेंस जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर वो रेस्ट में मौजूद है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द पावर टू एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारी एनर्जी को अपने अंदर रखने की सलाहियत रखता है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ब्लैक बॉडी का नाम दे रहे हैं। इन 1887 Hertz experiment that when ultraviolet rays are allowed to fall on certain metal, they electrons are emitted and this phenomena is called as photoelectric effect. लाइट लगी, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब सवाल क्या आता है पेपर में? Who discovered the phenomena of photoelectric effect? अब बच्चे यहां घबरा जाते हैं, तो Hertz was the scientist. Increasing the intensity of source of light, increase the number of photoelectron. अब इसका रिलेशन क्या बन गया? जितनी ज्यादा आपने इंटेंसिटी बढ़ाई उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। तो फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि जितनी ज्यादा आपने फोर्स बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाई, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन उनकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हुई। वो डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोटोसेल का नाम देते हैं। फोटोसेल का प्रिंसिपल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पेपर में सवाल आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनमें से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस हुआ है? तो जवाब लिखेंगे हम फोटोसेल। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। बोहर प्रेजेंटेड द पोस्टुलेट टू डेवलप क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन आता है हु प्रेजेंटेड क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम। तो पहले भी हमने याद किया था कि कुलम्स ने भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स दी थी चार्जेस की, यहां पर भी क्वांटिटेटिव है। लेजर की फुल फॉर्म आप सबको याद होगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखना, सिमुलेशन हो रही है और इमिशन हो रही है। ये पूछता है अक्सर कि लेजर का प्रिंसिपल क्या है, तो ये लेजर का बेसिक प्रिंसिपल है। ये डिवाइस क्यों इस्तेमाल किया जाता है सर? मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको रिकॉल हो रहा होगा डिफरेंट प्रीलिम पेपर्स में, डिफरेंट गेस्ट पेपर्स में, मॉडल पेपर में यही सवाल पूछे गए हैं। आज आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा इतना आसान हो सकता था इसका जवाब। ये लेक्चर इसीलिए लेट अपलोड किया जा रहा है कि जेनो में रहे हमारे। 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म बाय यूजिंग लेजर, और इसको हम नाम देते हैं होलोग्राफी। लेजर को हम सर्जरीज के लिए और आई से रेटिना को डिटैच करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 19, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? चैडविक ने डिस्कवर किया। हैवीएस्ट पार्टिकल क्या है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन है। द एलिमेंट हैविंग सेम मास, आप कहेंगे सर आइसोटोप तो हमें पता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है उन्हें आइसोटोप कहते हैं। या आइसोबार की बात कर रहा हूं बेटा मैं। द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर। अगर चार्ज नंबर चेंज हो रहा है और मास नंबर सेम है तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे आइसोबार का नाम देंगे। The energy required to keep nucleon together is called as binding energy. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, इनको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। मैंने अपने गेस्ट पेपर में सवाल इस तरह दिया था कि सर हीलियम न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी लिखे, तो बच्चे परेशान हो गए कि इसकी कहां से लिखेंगे सर, बेसिकली अल्फा की लिखनी थी आपको। ठीक है, मर्क्यूरी एंड अदर कंपाउंड्स आर गुड एग्जांपल ऑफ कूलेंट्स। अब एक चार्ट यहां पर मैंने बना दिया जिसमें प्रॉपर्टीज को मैंने एक साथ लिख दिया ताकि इजीली हम इसको याद कर सकें। तो आइए अल्फा, बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज को कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं। दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई, दे आर मूविंग इलेक्ट्रॉन, दे आर जस्ट लाइक फोटोन। तो अगर वो कहता है चार्ज किसी पर कोई ना हो, फोटोन की तरह मूव कर रहा है तो गैमा कहोगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहेगा तो बीटा कहोगे, हीलियम न्यूक्लियाई कहेगा तो अल्फा कहोगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन पर कोई चार्ज नहीं है।
इनकी आयोनाइजेशन पावर हाई है, इनकी मॉडरेट है, इनकी लो है, यानी यहां से इस तरह डाउन हो रहा है। आयोनाइजिंग का मतलब होता है कितना ज्यादा वो आयोनाइज करता है। दे हैव लोएस्ट पेनिट्रेशन पावर, दे हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, दे आल्सो हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। तो अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जवाब क्या लिखोगे? अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, तो जवाब क्या लिखोगे? बीटा। तो आपके लिए अब थोड़ा थोड़ा सा यहां पर मैं आसान करता जा रहा हूं चीजों को और आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी। लास्ट चैप्टर पर चलते हैं। लास्ट चैप्टर में दो ही टॉपिक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर काउंटर। सवाल आता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, तो इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एटॉमिक पाथ इज कॉल्ड एज विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर का प्रिंसिपल क्या है? आयोनाइजेशन इन विच सुपर सैचुरेटेड वेपर्स और ड्रॉपलेट आर फॉर्म्ड ऑन द लाइन एंड देन पार्टिकल इज डिटेक्टेड। तो अगर पार्टिकल का पाथवे डिटेक्ट करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? विल्सन क्लाउड चैम्बर इस्तेमाल करेंगे। गीगर काउंटर क्या चीज है सर? गीगर काउंटर इज अ पोर्टेबल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द आयोनाइजिंग पार्टिकल्स और रेडिएशन। और इसमें जो मेटेलिक सिलेंडर इस्तेमाल होता है उसमें जो आप प्रेशर यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रेशर हम यूज करते हैं 50 से 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि अब एमसीक्यूज हमारे परफेक्ट हो जाएंगे। ये वीडियो लेक्चर हम अपने उन फ्रेंड्स को भेज दें जो एमसीक्यूज को लेकर बेहद परेशान है कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इंशाल्लाह फिजिक्स का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। इसी तरह हम केमिस्ट्री भी चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे तो उसके एमसीक्यूज भी हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।